हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी पीएससी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लासेस। आज हम पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार इन प्री मौर्यन पीरियड पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार पार्ट 1, वो ज़रूर देखें। उसमें हमने प्री हिस्ट्री कवर कर रखी है। प्री हिस्ट्री में जो एंशिएंट हिस्ट्री, स्टोन एज, पैलियोलिथिक एज, मोसोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, और वो पूरा बिहार का जो एंशिएंट हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री है, वो हमने कवर किया है। तो वो आप अगर देखना चाहें तो ज़रूर देख सकते हैं। ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार के ऊपर दूसरा लेक्चर है। इसमें हम पॉलिटिकल हिस्ट्री देखने वाले हैं प्री मौर्यन पीरियड की। और दोस्तों, हमने एक पेज बनाया है यूपीएससी पीएससी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, क्योंकि जो भी अपडेट होगी हम इसी पर डालेंगे। और आप अपना सजेशन भी यहाँ दे सकते हैं कि आगे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप अपना सजेशन दे सकते हैं। तो प्लीज़ इस पे फेसबुक पेज हमारा है, इसको ज़रूर लाइक करें। और हम आपके बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं करंट अफेयर्स के ऊपर, उस पर हमारी पूरी तैयारी चल रही है। और बहुत जल्द ही 1-2 दिन में, या तो आज शाम को या कल तक, आपको इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगा। करंट अफेयर स्टार्ट कर देंगे हम, और इसके अगले लेक्चर में हम ये एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म करके मेडिएवल में बढ़ेंगे। और भी कुछ टॉपिक्स हम इसके अलावा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो बिहार पीसीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम इसको करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं नॉर्थ इंडिया, क्योंकि ये पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार बेसिकली बिहार जो है अपना नॉर्थ में आता है, इसीलिए इसको नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे। तो नॉर्थ इंडिया में उस टाइम पर 16 महाजनपदास थे। और ये जो 16 महाजनपदास थे, बेसिकली ये आर्यंस के आने के बाद जब हमारा एवोल्यूशन डेवलपमेंट हुआ, तो वहाँ से ये सारे इवॉल्व होके आए और 16 महाजनपदास बने। और 16 महाजनपदास जो थे, इनमें गवर्नमेंट की जो फॉर्म थी, या तो आइदर मोनार्कियल थी या रिपब्लिक थी। तो मोनार्किकल और रिपब्लिक, पहले इसको मैं बता दूं आपको। मोनार्किकल होता है हेरिडेटरी रूल होता है, एक तरीके से किंग का रूल होता है। यहाँ पर कोई इलेक्शन टाइप का और प्रजा का कोई रोल नहीं रहता है। यहाँ पे एक किंग होता है, वो पूरा कंट्रोल करता है, और उसकी फिर पावर्स जो है हेरिडेटरीली ट्रांसफ़र होती रहती है। रिपब्लिक में जबकि एक तरीके से इलेक्शन के द्वारा लोग अपने किंग को चुनते थे। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। उसके बाद हम बात करते हैं, जो ये 16 महाजनपदास थे, उनमें बेसिकली 3 स्टेट्स जो थे अपने, वो बिहार में हैं। तो बिहार में थे, उसमें एक था अंगा, वाजी और मगध। तो और उस टाइम सुपरमेसी के लिए, पावर कैप्चर करने के लिए सारे महाजनपदास में फ़ाइट होती रहती थी। तो इन सब में भी फ़ाइट हुई। तो फाइट होने के बावजूद जो उसके बाद उसका नतीजा ये हुआ कि जो छोटे और कमज़ोर किंगडम्स थे, राज्य थे, वो या तो हार गए या फिर किसी बड़े राज्य में मिल गए। आइदर दे सबमिटेड टू द स्ट्रॉन्गर रूलर और एलिमिनेटेड। उसके बाद इन सब में से मेनली 4 सर्वाइव किए, जिसमें एक वत्सा, अवंती, कोसाला और बिहार का मगध था। तो ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखने हैं कि कौन कौन से 4 सर्वाइव कर पाए, और उसके बाद किस तरीके से मगध जो है वो सुपरमेसी पा लिया। और अब हम बात कर लेते हैं, जो बिहार की जो 3 स्टेट्स हैं उनको देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ हैं और क्या क्या थे। तो पहला स्टेट हम पढ़ते हैं अंगा। तो अंगा जो प्रेजेंटली है, उसकी लोकेशन जो है प्रेजेंटली वो भागलपुर और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद इनिशियली जो थी, इसकी कैपिटल थी वो मलिनी थी। उसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया गया चंपावती, और चंपा भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद फाइट हुआ, अंगा और मगध के बीच में फाइट हुआ, और इसमें अंगा हार गया, मगध ने उसको अपनी टेरिटरी में मिला लिया। तो यहीं से देख लीजिए कि मगध की सुप्रीमेसी बढ़ना चालू हो चुकी थी। उसके बाद वाजी की बात करते हैं। वाजी जो था, इट वाज एन रिपब्लिकन स्टेट। रिपब्लिकन स्टेट मैंने पहले ही बता दिया आपको क्या होता है। तो और जो प्रेजेंटली इसकी जो लोकेशन है, वो मुजफ्फरपुर, वैशाली, चंपारण, दरभंगा और सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट का एरिया है। ये वाजी कवर करता था। और उसकी कैपिटल जो थी इनिशियली वैशाली थी। और जो वाजी था, इट वाज अ कॉन्फेडरेसी ऑफ 8 मेंबर्स और ट्राइब्स। ये 8 मेंबर्स जो हैं, वो बेसिकली हम ट्राइब्स की बात कर रहे हैं। कॉन्फेडरेसी होता है ग्रुप। तो ये जो वाजी था, वो 8 मेंबर्स का ग्रुप था, ट्राइब का ग्रुप था। और उसमें अब हम आगे बढ़ते हैं। जो लिच्छवी ट्राइब था, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था।
उसके बाद हम बात करते हैं जनात्रिका ट्राइब्स। जनात्रिका ट्राइब्स थी बेसिकली इट वाज हेडेड बाय द सिद्धार्था और द लॉर्ड महावीर। सिद्धार्था जो था वो लॉर्ड महावीर के पापा थे एंड लॉर्ड महावीर वाज ए सन। सो ये आपको याद रखना है कि उसमें इम्पोर्टेंट ट्राइब थी और उसमें एक ट्राइब जो थी वो सिद्धार्थ के द्वारा हेड की जाती थी और वो उसका नाम जनात्रिका था। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मगध। अब आ जाते हैं मगध पे। तो इन सारे महाजनपदास में जो मगध था वो सबसे पावरफुल और प्रॉस्पेरस उभर के आया, जैसे कि बहुत मैं पहले भी बता चुका हूँ। और इसके बहुत सारे फैक्टर्स थे। तो इसमें कुछ फैक्टर्स जो इसके वो प्रॉस्पेरस और पावरफुल बनाए उसको हम बात कर लेते हैं। तो जो पहला फैक्टर्स था वो था रिवर्स। तो गंगा इन नॉर्थ, सोन इन वेस्ट एंड पुनपुन। हमें पता है कोई भी एम्पायर के लिए, कोई भी स्टेट्स के लिए रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये रिवर्स जो थी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। ये सारी रिवर्स होने के कारण भी इस मगध को काफ़ी बेनिफिट हुआ है, ये एडवांटेज था। और दूसरी चीज़ थी एसेसिबिलिटी टू आयरन ओर माइंस ऑफ। तो आयरन ओर्स माइंस जो थी बेसिकली उसी एरिया में है। आपको पता है नेचुरल जो माइंस हैं, जो आजकल का जो झारखंड वाला एरिया है, तो वो पूरी आयरन ओर्स जो थी वो वहीं पर थी इस अधिकतर। तो उससे क्या होता था, मिलिट्री वेपन्स हमें पता है बनते हैं, तो मिलिट्री वेपन्स बनाने में उसका बहुत बड़ा रोल था। तो मिलिट्री वेपन ऑब्वियसली आपके पास अगर ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए एडवांटेज पॉइंट है। तो और तीसरी चीज़ जो थी कि एसेसिबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट भी उनके पास थे, तो वहाँ से काफ़ी नेचुरल चीज़ें उन्हें मिल जाती थी। वहाँ से तो उन्होंने अपने एलिफेंट जो जंगल से मिले उनको अपनी आर्मी में उन्होंने शामिल कर लिया। और ये माना जाता है, ये पढ़ा भी है कि मगध की आर्मी में काफ़ी ज़्यादा नेचुरल एनिमल्स होते थे जो कि फाइट के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। एलिफेंट से हॉर्सेस थे और भी कई चीज़ें थीं। उसके बाद बढ़ते हैं गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि गंगा नदी पास में थी तो जो ट्रांसपोर्टेशन हमें पता है, वाटर ट्रांसपोर्ट जो सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो काफ़ी मदद किया। तो एक ये भी प्लस पॉइंट था। और वहाँ की जो लैंड थी वो काफ़ी फर्टाइल थी और वहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था वो काफ़ी अच्छा था। तो इस वजह से ये सारे कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मगध जो है पावरफुल और प्रॉस्पेरस बना, जो कि हमें याद रखना है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका फाउंडर कौन थे। जब फाउंडर की बात आती है तो जरासंध और बृहद्रथ का नाम आता है। बृहद्रथ माना जाता है कि बृहद्रथ फाउंडर था, लेकिन इसके जो रियल फाउंडर्स थे उसको हम बिंबिसार और अजातशत्रु मानते हैं। जैसे आपको पूछा जाता है अगर इसका रियल फाउंडर्स कौन थे, तो वो पहले अगर पहला ऑप्शन बिंबिसार दिया है तो पहले आप बिंबिसार टिक करेंगे, अगर बिंबिसार नहीं है देन अजातशत्रु। और बृहद्रथ और जरासंध माने जाते हैं, बट यू रिमेंबर द रियल फाउंडर्स बिंबिसार एंड अजातशत्रु। दीज टू आर द इम्पोर्टेंट्स। इसको फिर हम आगे भी पढ़ेंगे। तो पहले हम बृहद्रथ डायनेस्टी की बात करते हुए चलेंगे, उसके बाद हम बिंबिसार और अजातशत्रु के बारे में पढ़ेंगे। तो बृहद्रथ डायनेस्टी थी वो अकॉर्डिंग टू महाभारत और पुराण के अकॉर्डिंग जो बृहद्रथ डायनेस्टी थी वो उसका जो फर्स्ट रूलर था वो बृहद्रथ था और इसका जो फाउंडर था वो भी बृहद्रथ ही था। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट इसका जो रूलर था वो याद रखिए आप, जरासंध था, क्योंकि इसने काफ़ी सारे किंगडम्स को हराया था, जैसे काशी, मालवा, आगरा, बंगा, कलिंगा एट्सेट्रा। उसके बाद बात करते हैं इसकी जो कैपिटल वासुमती थी और उसको हम कुशाग्रपुर भी कहते हैं और गिरिवराज भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि वासुमती, कुशाग्रपुर, गिरिवराज एक ही जगह के अलग अलग नाम हैं, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद हम आ जाते हैं हरिंका डायनेस्टी। इसका टाइम पीरियड था 544 से लेके 43 BC टू 493 BC। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद इसका जो फाउंडर था वो है बिंबिसार इसका फाउंडर था और इसने एक नई अलग तरीके की पॉलिसी अपनाई थी अपने स्टेट्स को पावरफुल बनाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए। दैट इज़ अ मैट्रिमोनियल अलायंस। तो इसने मैट्रिमोनियल अलायंस की शादी करके और उनको राज्य उसको दान में मिल जाते थे। इस तरीके से वो अपना राज्य का, स्टेट का एक्सपेंशन करता था। तो मैट्रिमोनियल अलायंस उसने फॉर्म की थी कोसाला और लिच्छवी के साथ, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी थी उसकी। उसके बाद जैनिज़्म और बुद्धिज़्म दोनों ही क्लेम करते हैं कि बिंबिसार जो था वो उनके रिलीजन का सपोर्टर था या डिवोटी था। उसके बाद बिंबिसार जो है वो उसको अजातशत्रु के द्वारा मार दिया गया। उसके बाद यहीं से अजातशत्रु का
रूलिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो अजातशत्रु ने बेसिकली रूल किया वो 495 टू 462 BC तक रूल किया, और उसने एक पॉलिसी अप्लाई करी, दैट इज़ द पॉलिसी ऑफ कंक्वेस्ट। उसके बाद उसने अपने ही अंकल के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया था, दैट इज़ प्रसेनजीत ऑफ कोसाला। उसके बाद उसने लिच्छवीस ऑफ वैशाली को भी हराया, एंड ही इज़ अ फॉलोअर ऑफ जैनिज़्म, बट लेटर ऑन ही इज़ कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म। पहले उसको जैनिज़्म का फॉलोअर था, उसके बाद उसने बुद्धिज़्म को अपना लिया, और बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे उसके सक्सेसर्स रहे। उसके बाद उन्होंने आके रूल किया, और ये माना जाता है उन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कि उन्होंने लगभग 166 ईयर्स तक रूल किया था। और इसका जो लास्ट रूलर था वो आपको याद रखना है नागा दशका। तो ये आपको याद रखना है कि हरेंका डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो नागा दशका था, और इसको जो रिप्लेस किया था वो किया था शिशुनाग डायनेस्टी ने। और नागा दशका को शिशुनाग डायनेस्टी के द्वारा, मतलब शिशुनाग उनका जो रूलर था डायनेस्टी का, उसने उसको डिथ्रोन कर दिया था 412 BC में, और यहीं से शिशुनाग डायनेस्टी की शुरुआत हो गई थी। इसका फाउंडर में पूछा जाता है तो आपको शिशुनाग देना है। इसने अपनी कैपिटल को वैशाली बना लिया था, कैपिटल वैशाली शिफ्ट कर ली थी। उसके बाद उसने शिशुनाग ने वत्सा कंक्वायर किया, अवंती कंक्वायर किया, कोसाला को भी कंक्वायर किया। तो ये एक तरीके से काफ़ी पावरफुल रूलर था शिशुनाग डायनेस्टी का। उसके बाद जो शिशुनाग का जो सक्सेसर था, यानी कि उसके आगे वाला जो रूलर था वो था कालाशोका। कालाशोका ने एक इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है क्वेश्चन जो काम किया था, उसने पाटलिपुत्र को मगध का कैपिटल बना दिया था। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी में का जो टाइम पीरियड था 345 टू 322 BC, और इसका जो इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर और फाउंडर जो था वो था महापद्मानंदा। ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट और पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी बिकॉज ही इज़ द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी एंड ही कंक्वेयर्ड एंड मैनी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स। तो उसका फाउंडर पूछा जाता है तो महापद्मानंदा, और ये सक्सीडेड, इसके 8 जो थे वो प्रिंस थे, उनके द्वारा ये सक्सीडेड किया गया था। उसमें लास्ट वन था धनानंद, जो कि इसका लास्ट रूलर था। और क्योंकि ये पावरफुल क्यों था, क्योंकि इसने बहुत सारी क्षत्रिय रूलिंग को, डायनेस्टीज को, और जो नॉर्थ इंडिया और यहाँ से नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स थे, कुरुस, पांचालास, हस्माकास, सुरसेनास, इन सबको, इन सारी डायनेस्टी को, जो नॉर्थन इंडियन डायनेस्टी थी, इन सबको हरा दिया। उसके बाद इसका जो लास्ट रूलर था वो धनानंद था। ही वॉज ऑल्सो वेरी पावरफुल रूलर बट अनपॉपुलर अमंग पब्लिक। पावरफुल तो था बट अनपॉपुलर था, क्योंकि इसने बहुत सारे टैक्स लगा रखे थे लोगों के ऊपर, जिससे ज़्यादा लोग काफ़ी परेशान थे, प्रजा काफ़ी परेशान थी, क्योंकि मगध उस टाइम पे बहुत बड़ा अम्पायर बन चुका था और काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। इस वजह से अलेक्जेंडर भी उसकी टेरिटरी में एंटर करने से डरता था। उसके बाद हम बढ़ते हैं कि किस तरीके से नंदा डायनेस्टी का अंत हुआ। इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये माना जाता है कि जो चाणक्य था, चाणक्य वाज द प्रोफेसर ऑफ द तक्षशिला यूनिवर्सिटी, दैट इज़ तक्षशिला यूनिवर्सिटी एट प्रेजेंट इज इन नाउ इन पाकिस्तान एरिया। तो वो वहाँ का प्रोफेसर था। तो उसको जब ये पता चला कि अलेक्जेंडर पूरे कंट्रीज़ को कंकर करते हुए इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, तो उसने मगध अम्पायर जाकर धनानंद से बात की और उसको सलाह देने की कोशिश की कि हमको छोटे छोटे अम्पायर्स को, छोटे छोटे किंगडम्स को मगध अम्पायर में मिला लेना चाहिए और अलेक्जेंडर के अगेंस्ट आर्मी खड़ी करनी चाहिए ताकि वो हमारे ऊपर कब्जा ना कर सके। तो धनानंद ने उसकी बात को नहीं माना और उसको वहाँ से काफ़ी इंसल्ट करके भगा दिया। तो वहीं चाणक्य ने सोच लिया था कि मैं इसका बदला लूँगा और इस नंदा डायनेस्टी को यहाँ से उखाड़ फेंकूँगा और यहाँ पे एक नई डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करूँगा। तो उसने इसके लिए चंद्रगुप्त मौर्य की मदद ली और चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से उसने नंदा डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया, धनानंद को डिथ्रोन करके, और वहाँ पर मौर्यन अम्पायर इस्टेब्लिश कर दिया। और उसके जो पहला रूलर था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। एंड फ्रॉम हेयर ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मौर्यन अम्पायर। तो दोस्तों प्लीज़ बताएं मुझे कैसा मेरा ये वीडियो आपको लगा। अगर इसमें कोई गलती और अगर कुछ चेंजेस करने हों या कुछ छूट गया हो तो आप मुझे मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और सजेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि टाइम कम है तो मैं सारी चीज़ें नहीं करा पाऊँगा, फिर भी कोशिश बेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो सके जो कि आपके लिए मददगार हो एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक द वीडियो,
share the video and subscribe this channel, and don't forget to like the Facebook page of UPSC PSC कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ताकि आप वहाँ से हमें कुछ सजेस्ट कर सकें और हमारी भी अपडेट आप तक पहुँचते रहे। सो ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।